औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पेशल टीवी के प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, होम्योपैथी एंड सेहत के हवाले से स्पेशल टीवी का ये जो हफ्तावार प्रोग्राम होता है, इस प्रोग्राम में पाकिस्तान के नामवर होम्योपैथिक डॉक्टर तशरीफ़ लाते हैं और मुख्तलिफ़ बीमारियाँ और उनका होम्योपैथिक अद्वियात से इलाज के बारे में आपको रहनुमाई फ़राहम की जाती है। जैसा कि आप जानते हैं कि होम्योपैथी एक कुदरती और फितरी तरीका इलाज है। होम्योपैथी फितरत के करीब तरीन तरीका इलाज है जो अल्लाह की तरफ से बने नोए इंसानों के लिए एक तोहफ़ा है। होम्योपैथी एक फ़न भी है, एक साइंस भी है, एक बेहतरीन तरीका इलाज है। होम्योपैथी और सेहत जो है, ये दोनों चीज़ें का आपस में चोली दामन का साथ है। और आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो है हाई ब्लड प्रेशर। गर्मियों में जो लोग गर्मी में काम करते हैं, बाहर निकलते हैं और सन स्ट्रोक का वो शिकार होते हैं, उन सन स्ट्रोक में सफरिंग करते हैं, तो उनके साथ मुख्तलिफ़ अवामल दरपेश होते हैं। लू लग जाना भी होता है और इस वजह से बाज़ का तो ब्लड प्रेशर भी होता है। और इसके अलावा ब्लड प्रेशर एक रूटीन का भी मर्ज़ है जिसको एक खामोश कातिल भी कहा जाता है। हाई ब्लड प्रेशर जिन लोगों को एक दफ़ा हो जाए वो साल हर साल तक अंग्रेज़ी दवाइयाँ खाते रहते हैं। आज हम देखेंगे कि होम्योपैथी जो है वो हाई ब्लड प्रेशर में किस तरह हमारे कारआमद होती है। पाकिस्तान के माया नाज सीनियर होम्योपैथिक डॉक्टर हमारे दरमियान मौजूद हैं। पहले मैं अपने पैनल का तारफ़ कराऊंगा और फिर इनसे पूछूंगा कि अगर कोई भी मेल फीमेल बच्चा बूढ़ा हाई ब्लड प्रेशर का शिकार हो जाए तो होम्योपैथी इस मर्ज़ में कहाँ तक कारगर साबित होती है। हमारे साथ रहिएगा, हम देखेंगे कि होम्योपैथी ब्लड प्रेशर में कहाँ तक हमारा साथ देती है। सर, बहुत शुक्रिया आपका, आप लोग तशरीफ़ लाए। मोहतरम डॉक्टर काजी सज्जाद अहमद साहब किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं। आप पाकिस्तान की एक मुल्कगीर और मुनज़्ज़म तंजीम कम्युनिटी ऑफ होम्योपैथ पाकिस्तान के सदर हैं और बल्कि ताहयात सदर हैं माशाल्लाह। दरमियान में मोहतरमा होम्योपैथिक डॉक्टर साइमा इकबाल साहबा हैं। आप नायब सदर हैं COH फीमेल विंग ज़िला लाहौर की, सीनियर होम्योपैथी की डॉक्टर हैं। और इसके अलावा भी स्पीच थेरापी और एजुकेशनिस्ट हैं, तो मुख्तलिफ ये स्पीचेस के ज़रिए ये इलाज करती हैं, टीचिंग भी करती हैं। साथ आपके साथ हमारा सरमाया जो होम्योपैथी होम्योपैथी का जो फ्यूचर है, हमारी जो तंजीम है, उनके जो आने वाले वक्तों के जो मुहाफ़िज़ हैं, सरपरस्त हैं, डॉक्टर फैज़ान साहब, आप शादबाग लाहौर में प्रैक्टिस करते हैं और माशाल्लाह बड़ी अच्छी प्रैक्टिस है। जितनी उम्र है इससे डबल इनका तजर्बा है माशाल्लाह। होम्योपैथी को दिलो जान से चाहते हैं, मेहनत करते हैं, स्टडी करते हैं और बेहतरीन होम्योपैथ हैं। सर, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। मैं जो आगाज़ करता हूँ फैज़ान भाई आपसे, कि आप ये बताएं कि ब्लड प्रेशर होता क्या है, ये मेरे नाज़रीन को ज़रा डिटेल से बताएं। फिर बताना है कि ब्लड प्रेशर क्या होता है, हाई लो तो फिर आगे, चूँकि आज का टॉपिक हाई है तो हम इसी के गिर्द ही चलेंगे कि हाई ब्लड प्रेशर की मुख्तलिफ अवामल, वजूहात, होम्योपैथी अद्वियात के ज़रिए परहेज़। तो आप बताएं ब्लड प्रेशर किसे कहते हैं। देखिए जी, जैसे आपको इसके नाम से ही मालूम है कि ब्लड प्रेशर, ब्लड और प्रेशर हमारे जिस्म में मौजूद जो खून की नालियाँ, जहाँ पे खून गर्दिश करता है, जहाँ पे खून बहाव है, उसका जो प्रेशर होता है उसको ब्लड प्रेशर कहते हैं। अगर वो बहाव, गर्दिश, सर्कुलेशन ज़्यादा हो जाए वो हाइपरटेंशन हो जाती है। अगर वो बहाव और जो गर्दिश है वो कम हो जाए, ये हाइपोटेंशन कहलाता है। ये दोनों में डिफरेंशिएट यही है, एक में ज़्यादा हो जाता है इसका खून का बहाव और एक में कम हो जाता है। ये इसकी तारीफ है कि जो हमारे जिस्म में जो खून की नाली, उसमें जो बहाव है, उसकी जो गर्दिश है ब्लड की, इसको ब्लड प्रेशर कहते हैं। जी डॉक्टर साहब, आप ये बता दें कि इसकी अलामात क्या होती हैं कि हाई ब्लड प्रेशर किसी को है तो कैसे पता चलेगा कि इसका ब्लड प्रेशर हाई है।
असल में हाई ब्लड प्रेशर की कोई अलामत नहीं है, लेकिन अगर हम किसी अब तबीयत ख़राब होने की सूरत में अगर किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो सबसे पहले जो हम सिम्टम्स बताते हैं वो हम तो उसके मुताबिक हमारा वो ब्लड प्रेशर चेक करेगा, और अगर ब्लड प्रेशर हाई होगा तो हमें पता चलेगा कि वो हमसे पूछेगा कि आपको क्या मसला है। तो उसमें ये सबसे पहले आएगा सर चकरा रहा, हमें चक्कर आ रहे होते हैं, आंखों में धुंधलापन नज़र आता है, और कानों में सीटियों की आवाज़, और नाक में ब्लड का निकलना भी हो जाता है जब ज़्यादा हाई हो तो। सीने में दर्द होती है, और सांस जो होता है वो हमारा उखड़ रहा होता है, उससे पता चल जाता है कि हमारा ब्लड प्रेशर जो है ना माशाल्लाह हाई है। तो उसके मुताबिक फिर वो डॉक्टर हमें डायग्नोस करता है कि ब्लड प्रेशर हाई है, फिर मेडिसिन वगैरह उससे रिलीफ मिलता है। ये एक साइलेंट किलर है जिसकी वजह से ये अगर खुद तो कुछ नहीं करता, लेकिन ये हमारी दूसरी डिजीज़ जो होती हैं शुगर वगैरह और किडनी वगैरह पे इफ़ेक्ट हो जाता है कि वो फेल हो जाता है, या हमें हार्ट अटैक हो जाता है, फिर स्ट्रोक वगैरह इसी से हाई ब्लड प्रेशर से ही होता है। ये अलामत में। जी बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह बड़ा अच्छा आपने वजाहत के साथ ये बयान कर दिया है। तो डॉक्टर साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ, आपसे मैं थोड़ा सा डबल काम लेना है। एक तो आपने ये बताना है कि थोड़ा सा लो ब्लड प्रेशर की अलामात भी, थोड़ा सा हाई ब्लड प्रेशर की अलामात भी, ये थोड़ा सा जो है दोनों अक़साम ज़रा ब्रीफ बयान कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पेशल टीवी का और आपका शुक्रिया, वेलकम सर, कि आप अवाम में सेहत के मुतालिक आगाही प्रोवाइड कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया ताकि कबल अज़ वक्त या प्रिवेंटिव मेजर्स इख्तियार करके अपनी सेहत को अच्छा रख सकें। सर आपकी नवाजिश। हाई ब्लड प्रेशर, उसमें सर दर्द होगा, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि बाद पेशेंट मैंने भी ऐसे देखे हैं कि उनको सिम्टम कोई नहीं होता। ये कंडीशन उन लोगों के लिए बड़ी डेंजरस है क्योंकि उनको फील नहीं होता। चलो हम बात करते हैं कि जो अलामात सामने आती हैं। सर दर्द होगा, फिर उसमें धुंधलापन आ जाता है, यानी कि चीज़ें हाँ वाज़े क्लियर नजर नहीं उसमें ये होता है कि अगर आपका बीपी फॉर एग्जांपल यकलख ये तमाम सिम्टम नहीं आते, जो जो वो रेज होता है बढ़ता है, उस सूरत में भी फिर ये सिम्टम 140 या 60, कुछ लोग ऐसे भी मैंने देखे हैं कि 140 पर भी उनको सिम्टम आ जाते हैं। और मैंने एक बुज़ुर्ग खातून थी, वो 120 पर भी फील करती थी, वो कहती थी मैं 100 पर ठीक रहती हूँ। लेकिन हम एक्सेप्शनल केसेस है, उसको क्राइटेरिया नहीं बना सकते। हम तो बात करेंगे कि जब 160 से ऊपर होता है लोगों को सर दर्द शुरू होता है, इस तरह उनको आर्टरीज की या नसें वो कहते हैं धड़कन उनको महसूस होती है। अगर इससे ज़्यादा होगा तो फिर वो धुंधलापन आएगा। 60 पर उसको नहीं महसूस होगा कि धुंधलापन। फिर जब प्रेशर ज़्यादा होगा, फर्स्ट टाइम तो नहीं, लेकिन जो पेशेंट होते हैं ब्लड प्रेशर के, क्योंकि बार बार जब वो आर्टरीज पर प्रेशर पड़ता है वो उनमें हार्डनेस आनी शुरू हो जाती है और फिर वो नैरो भी हो जाती हैं। तो उस सूरत में ये भी एक कुदरत का गिफ्ट होता है कि वो जो नाक के अंदर कैपिलरीज हैं वो फट जाती हैं, वो ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से सीरियस प्रॉब्लम या ब्रेन हेमरेज से अल्लाह ताला उस पेशेंट को बचा देता है। फिर अगर उसको ज़्यादा है तो उसको चेस्ट पेन भी होगा। लेकिन ये भी मैं फिर उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं कि ये जो क्रॉनिक पेशेंट होते हैं उनमें ये सिम्टम आते हैं। उसकी ये चेस्ट पेन होने की वजह ये होती है कि जो मुसलसल ब्लड प्रेशर हाई होता रहता है, तो इसको कहते हैं मेडिकल टर्म्स हैं एरोटिक डिसेक्शन। इसमें जो एरोटा की इनर लेयर होती है वो डैमेज हो जाती है बार बार के ब्लड प्रेशर से, या किसी और भी इसकी वजूहत है, लेकिन अभी हम सिर्फ एक ही वजूहत नहीं है उसके डैमेज होने की, कोई और इंजरी भी उसको हो सकती है। लेकिन फ़िलहाल ब्लड उसकी वजह से चेस्ट पेन फिर होता है, और फिर यही वजह होती है कि फिर उसका जो शॉर्ट ब्रेथनेस शुरू हो जाती है, सांस उखड़ना जिसको कहते हैं, तो ये होती हैं। अब आ जाते हैं जी जब लो होता है, तो लो में उसको चक्कर भी आते हैं, उसको सुस्ती बहुत ज़्यादा फील होगी,
जिसमें थकावट महसूस होगी और फिर वो बेहोश भी हो सकते हैं। तो ये उस लो में ये चीज़ें आ जाती हैं उसकी। इनके बाज़ का तो मैंने देखा है सर, मैं आपसे ही सवाल करूंगा कि जो 60 से ज़्यादा एज है जिन लोगों की, मेल फीमेल है, उनका बीपी 200-250 पे चला जाता है विदाउट एनी रीज़न, वो क्या होता है? नहीं, रीज़न तो होता है, लेकिन मतलब मेरी मदर इन लॉ हैं, वो 82 के लगभग हैं, कुछ भी रीज़न नहीं है तो एक बीपी चेक करो तो 250। वही तो मैंने कहा है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको सिम्टम कोई भी नहीं होते। अब देखें ना, उनके डायग्नोज करवाएं, हो सकता है उनका लिपिड प्रोफाइल डिस्टर्ब हो, या उनके RFT करवाएं, एड्रिनल ग्लैंड शायद प्रॉपर काम नहीं कर रहा, वो जो हैं जो जिसको हम स्ट्रेस हार्मोन्स भी कहते हैं, वो जैसे एल्डोस्टेरॉन है, एम्पीफिराइन है, इनको ज़्यादा इंक्रीज करता होगा किडनी, जिस वजह से बीपी तो उनका शूट करता है। मैंने पहले कहा है कि मैंने खुद पेशेंट देखे हैं कि एक दफ़ा, बल्कि वो मेरे एक अजीज़ थे, शालीमार हॉस्पिटल लेके गए, नर्स ने देखा तो वो ऊपर 300 नीचे जो था 150, तो वो थर्मोमीटर को तो छोड़ देना, उसको ब्लड प्रेशर को, तो डॉक्टर को बुलाने के लिए गई कि उनके थ्रू, और वो बिल्कुल नॉर्मल थे, वो किसी और प्रॉब्लम के लिए गए थे, उनको पेट दर्द और कॉन्स्टिपेशन 1 हफ्ते से थी, प्रॉब्लम उनका ये था। फैजान भाई, आपकी तरफ आता हूँ, ये रिस्क फैक्टर जो हैं इसके हाई ब्लड प्रेशर के अवामल जो हैं वो क्या क्या होते हैं? जी, ये बहुत अच्छा सवाल है। मैं इसमें थोड़ा सा आपको डिफरेंशिएट थोड़ा सा करूँगा। बेसिकली जिसके रिस्क फैक्टर होते हैं, जैसे कि अब आपने अभी थोड़ी देर पहले सवाल किया कि ये जो 40-60 में फीमेल जाती हैं तो इसका ब्लड प्रेशर, इसमें हार्मोनल चेंजेस बहुत आ जाती हैं, तो जो नीचे 40 से नीचे नहीं होती। एक तो रिस्क फैक्टर इसका एजिंग भी होती है कि आपकी एज आगे, जिसमें आपका ओवेरियन फेलियर हो गया, जिसकी वजह से आपकी जो बॉडी में हार्मोन है उसका लेवल डाउन हो गया, और इसमें हार्ट रेट जो हाइपरटेंशन वो ज़्यादा हो गया। इसके जो रिस्क फैक्टर आते हैं, बेसिकली इसको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होती है अक्यूट, जैसे बंदे ने बहुत ज़्यादा नमक ले लिया, सोडियम ले लिया, स्मोकिंग कर ली, या एक्सेस क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल पी लिया, जिसकी वजह से उसका हाइपरटेंशन हो गया, ये आ जाती है अक्यूट में। और अगर इसमें क्रोनिक में जाएँ कि मुसलसल ऐसी वजूहात जिससे मुसलसल ब्लड प्रेशर हाई रह रहा है, इसमें मोटापा आ जाता है, आपका इसमें जेनेटिक होता है, आपने देखा होगा, सुना होगा कि हमारे खानदानी ब्लड प्रेशर हाई रहते हैं। हाँ, लोग कहते हैं बिल्कुल, ये इसमें आपके निफ्रोटिक सिंड्रोम में भी हाई रहने लग जाता है। इसके जेनेटिक जीन्स उसके पीछे से ऐसे हैं कि जिसकी वजह से उसको हाइपरटेंशन रह रहा है, और आपका लाइफस्टाइल ऐसे है, या आपका कोलेस्ट्रॉल वगैरह ट्राइग्लिसराइड बहुत ज़्यादा हाई है, जिसकी वजह से आपका जो हाइपरटेंशन रह रहा है। और इसके जो मेन जो इसका काज होता है, वो काज होता है किसी को किस टाइम हार्ट की डिजीज़ होती हैं, वॉल्वर डिजीज़ होती हैं, जिसकी वजह से उनका हाइपरटेंशन होने के चांस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। शुगर के, जिस पर्सन को शुगर होती है उसका चांस बहुत ज़्यादा हो जाता है, उसको ब्लड प्रेशर हो भी सकता है, और ब्लड प्रेशर हाई भी रहता है। जिनकी किडनी डिजीज़ होती हैं उनमें भी ये बहुत ज़्यादा मामिल हो सकते हैं, और ऐसी कई वजूहात हैं। अगर इंसान को इसकी नॉलेज हो तो जिसकी वजह से इंसान हाइपरटेंशन से बच सकता है। जी डॉक्टर साहब, कुछ ग़िज़ाएँ बताएं कि वो इस्तेमाल करें तो ये इस मोज़ी मर्ज़ जो है, जो खामोश कातिल जिसको कहते हैं, तो इससे बचा जा सके। रोज़मर्रा की कोई मशरूबात, कोई ऐसी डाइट्स, कोई और इसमें ऐसी डाइट लेनी चाहिए जो ज़्यादा मसालेदार ना हो, ऑयली ना हो, फ्राई ना हो, और सादा। ये तो एक मस्ट है ना, हाँ, कि ऑयली और फ्राई तो इसमें बिल्कुल जहर है। हाँ जी, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स फ्रेश होने चाहिए, वो लें। और इसके अलावा ऐसे मशरूबात लें जिनकी तासीर ठंडी हो, ये नहीं कि वो बर्फ़ डालें और ठंडे हो जाए। तो ऐसे मशरूबात लेने चाहिए, और नमक का तो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, मिनिमाइज करते हैं। हाँ जी, और ज़्यादातर लस्सी, ऐसी चीज़ें, लस्सी हो जाए, और दही वगैरह, और या पानी का कसरत इस्तेमाल हाँ, भी, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें, और ऑयली चीज़ें नहीं होनी चाहिए, या मसाला बेकरी के आइटम्स जो होती हैं वो नहीं लेनी चाहिए, आर्टिफिशियल जूसेस वगैरह नहीं लेने चाहिए। अगर लें तो फिर फ्रेश जूस ही लें, और जो नमकीन ना हो, ऐसी चीज़ें, थोड़ा सा परहेजी खाना खाना चाहिए। परहेजी खाना, फिर वाक शाक का एहतमाम।
वॉक करनी, हाँ वो तो आ जाती ना तदबीर वगैरह में, एहतियात में आ जाती है ना। तो ग़िज़ा में तो ये है कि सिर्फ ग़िज़ाएँ ही ऐसी ली जाएं जो। चलें, बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह ज़बरदस्त। सर, कॉम्प्लिकेशंस पे आ जाए कि किसी को ब्लड प्रेशर है तो क्या क्या हो सकता है, उस वक्त किन किन अवामल से हार्ट अटैक हो सकता है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है, मौत हो सकती है, क्या करना चाहिए? ये चलो 3 पॉइंट तो आपने बता दिए, मैं भी उनको रिपीट कर सकता कोई 10 बार आप बताएं। देखिए, इससे जो ब्रेन हेमरेज होता है, स्ट्रोक हो जाते हैं लोगों को, फिर एक तो हार्ट अटैक है अपनी जगह पर, देखिए हार्ट डिजीज़ उससे जन्म लेती हैं, जैसे एंजाइना है, क्योंकि ये आर्टरी जो हार्ड हो जाती हैं, नैरो हो जाती हैं, और एंजाइना की बुनियादी यही है, इसी वजह से होते हैं। इसी तरह इसके जो वाल्व हैं वो प्रॉपर काम नहीं करते, जिसको मेडिकल में हम मेटल कहते हैं, रीगर्जिटेशन, मतलब कोई लीकेज होती है, प्रॉपर आगे नहीं जाता, थोड़ा सा ब्लड वापस भी आता है। फिर इसी तरह उसके जो किडनीज हैं वो डैमेज होते हैं उससे, ये उसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं। और फिर जब ब्लड प्रेशर जब बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, ज़रूरी नहीं कि उसमें हर दफ़ा इंसान सेफ रह जाए या उसको फालज हो जाए। मैंने ऐसे पेशेंट भी देखे हैं कि माइंड के कुछ सेल्स ऐसे डैमेज हो जाते हैं, प्रेशर होते हैं कि मसल्स जो है ना वो पैरालाइज हो जाते हैं, काम नहीं करते मसल्स भी। आपकी जो नज़र जो है वो ख़त्म हो सकती है, लॉस ऑफ मेमोरीज हो सकती है। फिर आपके जो आपसे मुराद कोई पेशेंट जो होता है उसके लंग्स में फ्लूइड, या आमतौर पर कहते हैं जी कि वो फलां दिल का मरीज़ है लेकिन उसके फेफड़ों में भी पानी आ गया है, सही, बिल्कुल ऐसा। तो ये उसके फेफड़ों में भी पानी आ जाता है। तो ये बड़ी सी, अगर इसका प्रॉपर इलाज न किया जाए तो ये जानलेवा मर्ज है। और इससे इस वक्त जो है ना पाकिस्तान में एक और बड़ी जो अलमिया इस वक्त जा रहा है, 15 साल की उम्र तक के 18% बच्चे जो है ना वो इन्वॉल्व हो गए इस वक्त, जब हाई ब्लड प्रेशर में। और पहले ये कहा जाता था जी कि आफ्टर 40-60 ब्लड प्रेशर किसी को होते हैं, अब वो बच्चे हैं ऐसे 2-3 तो मेरे पेशेंट भी हैं। अच्छा जी हाँ। तो ये जंक फूड की रीज़न है? नहीं, उसमें बहुत से रीजंस हैं। उसमें आपका कुकिंग ऑयल शामिल है, सबसे ज़्यादा मेजर रोल उसका कुकिंग ऑयल का है। बिल्कुल ऐसे ही। कोल्ड ड्रिंक्स हैं, देखें ना इसमें हार्ट को मतलब एक मुख्तलिफ एंजाइम्स की ज़रूरत होती है जो अवामल की, कि ताकि वो फंक्शन प्रॉपर करे। सही है। उसका फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है। तो उसमें ये जैसे अभी हम कहते हैं कि फ्राइड चीज़ें इस्तेमाल ना करें, तो इस तरह जंक फूड भी उसी में आ जाते हैं कि उसमें लिवर का फंक्शन इन्वॉल्व हो जाए, तो वो एंजाइम जो जाते हैं फिर उसका। फिर उसमें स्ट्रेस एक बहुत बड़ा एक एलिमेंट है। एक्सरसाइज को तो आज के दौर में हमने जो वो लोग जो घर से इस इरादे से निकले मैंने जिम जाना है, वॉक जाना है, वो है, अदरवाइज हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ ख़त्म हो चुकी है। कितने % लोग जाते होंगे जिम या वॉक पे? 1% शायद होंगे, वो भी नहीं, रुझान ही नहीं है। एक्सरसाइज नहीं करते। बाकी पहले ये ना घर से मोटरसाइकिल पर बच्चा रात 2 जाता है, बजे सोने सुबह नहीं उसको ये कहें जी कोई चीज़ लेकर आओ तो वो मोटरसाइकिल पर जाएगा। जी। तो पैदल चलना हमने नाज़रीन, छोड़ ही दिया। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। डॉक्टर काजी सज्जाद अहमद साहब बहुत मुदल्लल गुफ्तगू फरमा रहे हैं, लेकिन मजबूरी है कि एक ब्रेक लेना है। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। नाजरीन, ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज का टॉपिक हाई ब्लड प्रेशर, वजूहात और इलाज बजरिया होम्योपैथिक अद्वियात। पाकिस्तान के माहिर होम्योपैथ्स का पैनल हमारे दरमियान मौजूद है। अभी डॉक्टर काजी सज्जाद अहमद साहब इसके
बता रहे थे कॉम्प्लिकेशंस हाई ब्लड प्रेशर की। अब मैं जाता हूँ अपने भाई डॉक्टर फैज़ान के पास। आप भाईजान ये बता दें कि हाई ब्लड प्रेशर डायग्नोसिस कैसे है? पेशेंट आते हैं, डॉक्टर को बताते हैं, क्या कोई लैब टेस्ट भी इसमें है? डॉक्टर साहब ने इशारे दे दिए हैं इस सवाल के भी, और बड़े कीमती इशारे बताए हैं, तो आप भी ज़रा डिटेल से बता दें कि एक डॉक्टर को कैसे डायग्नोज करना है। अक्सर मैंने देखा है कि सिम्टम पेशेंट बीमार है तो वो पता क्या कह रहा होता है कि पता नहीं बीपी हाई है या बीपी लो है। मरीज़ को खुद भी नहीं पता कि मेरा बीपी हाई है या लो है। ये अक्सर मैंने मरीज़ों से सुना है। तो ऐसी अगर मरीज़ डॉक्टर साहब के पास आता है तो कुछ शिवरिंग कंडीशन में भी है या मुख्तलिफ कैफियत हैं, तो क्या कोई डॉक्टर्स जो होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, क्वालिफाइड डॉक्टर, क्वैक ना हो, तो उसके पास कौन कौन से ऐसे टूल्स होंगे कि वो पता करेगा कि हाई ब्लड प्रेशर है? जी, जैसे कि ये नाम से आपने जाना जाता है कि साइलेंट किलर है, तो इसकी तशखीस भी जो कहते हैं ना, एक माया नाज होम्योपैथिक डॉक्टर आंख से पहचान के बता देगा कि इस बंदे का ब्लड प्रेशर हाई है या इस बंदे का ब्लड प्रेशर लो है। इसमें लोगों को जो आंख से कैसे पहचानेंगे, बताएं ना डिटेल। इसकी जो प्रेजेंटेशन आएगी जब बंदा, इसमें सबसे पहले हम थोड़ा डिफरेंशिएट कर लेते हैं। हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं हाइपरटेंशन को, तो हम उसकी प्रेजेंटेशन देखते हैं। उसमें जब पेशेंट आएगा तो स्फेयर हेडेक होता है मोस्टली। जब ब्लड प्रेशर हाई होता है इसमें हेडेक रहता ही रहता है। इसमें ये भी थोड़ा खोल दें कि जो हेडेक आप बता रहे हैं ये पूरे हेड में है या इसकी जो प्रेजेंटेशन है वो 3 से 4 किस्म की होती है। हाँ। एक में मरीज यह कहता है कि डॉक्टर साहब मेरा सर फट रहा है। किसी में अगर कहता है डॉक्टर साहब मुझे जैसे टीसें पा रही हैं, उसमें ये जो होता है, जो करोटिड आपकी आर्टरीज होती हैं, उसमें जब हाइपरटेंशन होता है तो वो पल्पेट करती हैं, उसमें स्टिकिंग पेन होती है और मरीज ऐसे लाते हैं जैसे मेरे सर पे हथौड़े लग रहे हैं। और अगर आपका टेंशन की वजह से सर में दर्द हो रहा है तो ये टेम्पोरल साइड में जो ये है इसमें आपको पेन बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, सही। और इसमें साथ नोजिया और वोमिटिंग हो सकती है। हाँ, सबसे बड़ी है नोजिया वोमिटिंग। और इसमें पेशेंट जो होता है रेस्टलेसनेस होता है, उसकी पानी की प्यास, किसी टाइम मुंह बहुत ज़्यादा खुश्क हो जाता है, पानी की प्यास बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है या पानी की प्यास बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, दोनों सूरतों में आ सकता है। और अगर इसमें लो में आएगा तो मरीज़ को गुनूदगी होगी, सही। मरीज़ रेस्टलेस नहीं होगा, गुनूदगी में होगा, जहाँ बैठेगा लेटा रहेगा, सोया रहेगा, उसको होश भी नहीं होगी। और इसमें चेस्ट में पेन भी होता है। जब हाइपरटेंशन में पेशेंट आता है तो चेस्ट में पेन होता है, नोज ब्लीड कर सकती है इसकी। और इवन कि अगर बहुत ज़्यादा ये हाइपरटेंशन अगर ये 250 से इंक्रीज कर गया है तो इसमें स्ट्रोक कर देगा, ब्रेन हेमरेज कर देगा, पैरालिसिस कर देगा, ठीक है। इसमें ये मरीज में फालिज भी बहुत ज़्यादा नुमाया होता है, मरीज बेहोश हो सकता है, पैरालाइज हो जाता है, बिल्कुल ऐसे है। और मरीज बेहोश भी हो जाता है, और स्ट्रोक जब होता है मरीज बेहोश हो ही जाता है ऑटोमेटिकली। और इसकी जो मेन ड्रोजीनेस बहुत ज़्यादा रहती है। और आजकल तो इसका बहुत ज़्यादा वो स्टेटस वो आ गया, स्टेटस के जरिए आप इसकी रख के उसका इसका जो आला ब्लड प्रेशर का जिसे कहते हैं, उसके ज़रिए आप इसके 2 मिनट के अंदर अंदर उसका आप हाइपरटेंशन, सिस्टोलिक, डायस्टोलिक मेजर कर सकते हैं। अगर आपके पास वो भी नहीं है तो आप इसका नब्ज पे हाथ रख के इसकी हार्ट बीट के जरिए अंदाज़ा कर सकते हैं। अगर हार्ट बीट ज़्यादा हो जाएगी तो इसका मतलब इसका बंदे का ब्लड प्रेशर हाई है। कंडीशन किस टाइम ब्लड प्रेशर आता है, लोग मेडिसिन ब्लड प्रेशर की शुरू कर देते हैं, इसके कॉजेटिव फैक्टर पे नहीं जाते। हम सबसे पहले डिफरेंशिएट करना है, आया वो गर्मी में काम करता रहा उसका ब्लड प्रेशर हाई हुआ है, आया उसने बहुत ज़्यादा रात को कोई जंक फूड पावे वगैरह खाए हैं, बहुत ज़्यादा निहारियाँ खाई हैं, उसका ब्लड प्रेशर हाई हुआ है। हमने कॉजेटिव फैक्टर देखना है। लेकिन ब्लड प्रेशर की 105 के राउंड बहुत तकरीबन मेडिसिन है, पर वो सारी साइन एंड सिम्टम पे तो चलेगी, कॉजेटिव फैक्टर पे लगेंगे सारी साइन एंड सिम्टम, बिल्कुल सही। कॉजेटिव फैक्टर क्या, गर्मी में आया तो हमने किस हिसाब से इसको डील करना है, अगर उसके ट्राइग्लिसराइड बढ़ गया उसके हिसाब से हमने इसको डील करना है, अगर वो डिप्रेशन एंग्जाइटी में आया है उसको फिर किस हिसाब से हमने डील करना है, उसकी प्रेजेंटेशन क्या होगी, ठीक है। हमने कॉजेटिव फैक्टर पे जब ढूंढ के मेडिसिन देंगे तो 100% दवाई ये जो है ना काम करती है। मेरे पास एक पेशेंट आया, वो उसकी साइन एंड सिम्टम ये थी, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह करीबन मैं 3 बजे उठता हूँ क्लिनिक से, तो वो तकरीबन 2:45 के रश बहुत ज़्यादा था, तो उसने कहा डॉक्टर साहब मेरे चेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन है। तो मेरे माइंड में भी नहीं किया कि इसका ब्लड प्रेशर मैं चेक करूँ, तो मैंने उसको साइन एंड सिम्टम के मुताबिक कैक्टस दी थी। कहता मुझे ऐसा है जैसे यहाँ पे ना किसी ने पकड़ लिया, शिकंजा कर दिया, जकड़न हो गई है, इसकी मेन सिम्टम है। मैंने कैक्टस दी, जब कैक्टस उसको दी तो उससे उसको फ़र्क तो हुआ। फिर वो क्या डॉक्टर साहब मुझे ऐसे फील हो जैसे यहाँ पे कोई बैठ गया। तो मैंने कहा कि इसका ब्लड प्रेशर चेक करें। जब इसका ब्लड प्रेशर चेक किया तो वो 260 क्रॉस कर रहा था। जब उसकी सिम्टम लिए कहता जी मुझे हार्ट का तो मसला रहता था, कल मैंने दावत खाई उसकी वजह से मेरा ये मसला हो गया।
तो एज ए हम फिर उसको उस कॉजेटिव फैक्टर भी डील करेंगे, ठीक है। ये इसके पूरी साइन एंड सिम्टम आजकल तो वो बीपी ऑपरेटर के आप जरिए चेक करें तो आपको पता चल जाएगा। और अगर पुराना ब्लड प्रेशर को रह रहा है फिर उसके बहुत ज़्यादा टेस्ट हैं, जैसे कि आप उसका CBC लाजमी करवाएं, उसका आप HbA1c कराएं। CBC में क्या बड़ा होगा? हाँ, तो CBC में इसका जो होता है नॉर्मल वैल्यू जो इसका होनी चाहिए इसके वाइट ब्लड सेल्स की और रेड ब्लड सेल्स, इसका जो HB होता है वो कम हो जाता है। जब ऑक्सीजन पूरी कैरी नहीं करती तो ये ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर देता है। रेड ब्लड सेल्स कम होते हैं, पीछे पंपिंग ज़्यादा होती है, ब्लड फिर भी आ जाती है। और अगर इसमें यह असर बढ़ गया, इसमें इन्फेक्शन पैदा हो गया तो इसमें भी काज हो सकता है कि आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर दे, ठीक है। और इसमें HbA1c करवाएं कि जिससे पता चले पेशेंट को शुगर तो नहीं इंक्रीज है जिसकी वजह से ब्लड हाई रह रहा है। और इसका RFT लाजमी कराएं क्योंकि इसके गुर्दे का कोई इशू तो नहीं है। इसका आप LFT करवाएं, किसी टाइम हमारे जिर की वजह से हमारा जो है ना ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, तो उसके साथ हम उसको भी डील करेंगे। और इसका जो मेन टेस्ट करवाना चाहिए, एक अक्सर जितने कार्डिक पेशेंट होते हैं इनका ब्लड प्रेशर शूट करते ही करता है, इसकी एक इको लाजमी होनी चाहिए ताकि पता चले इसकी वॉल्वर डिजीज तो नहीं है, इसके हार्ट के जो चैम्बर हैं, इसके हार्ट की जो टेक्सचर है वो सारा नॉर्मल है। और ट्राइग्लिसराइड जो लिपिड प्रोफाइल होते हैं ये मेन रोल करते हैं। आप ये जो पाकिस्तान है इसमें जैसा फूड का खाना पीने का हमारा अंदाज है उसमें HB इसका जो मेन जो टेस्ट है वो लिपिड प्रोफाइल लाजमी करवाना चाहिए। और 100 में से 60-70 का लिपिड प्रोफाइल इंक्रीज होता है तो उनको ब्लड इंक्रीज हुआ था, ब्लड प्रेशर बढ़ा होता है। जब उसको हम टेस्ट मुकम्मल तशखीस के साथ जब इलाज करते हैं तो ये 100% कामयाब इलाज हो जाता है। ये वो हिसाब नहीं होता कि आपने सारी ज़िंदगी मेडिसिन खानी है। इसमें कुछ मखसूस वक्त के लिए जो डिजीज कॉजेटिव फैक्टर है उसको हम क्लियर करते हैं, ब्लड प्रेशर नॉर्मल आ जाता है बंदे का। आपने बड़ी अच्छी तरीके से बताई। मैं दोबारा फिर आपकी तरफ आऊँगा, लेकिन पहले मैं डॉक्टर साइमा इकबाल साहबा माशाल्लाह सीनियर डॉक्टर हैं, तो डॉक्टर साहब आप ये बता दें कि हाई ब्लड प्रेशर में कौन कौन सी एहतियातें करनी चाहिए? अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो क्या करे वो? सबसे पहले वही बात आ जाती है, खाने में परहेज़ करना चाहिए। नहीं खाया ही ना खाना? नहीं खाना अगर हम खाते हैं तली हुई चीज़ें, ये ऐसे अगर हफ्ते में एक बार खाते हैं रूटीन से नहीं खानी चाहिए। हफ्ते में एक बार खा लेने से तो कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। पेशेंट मरीज है तो वो भी खा ले हफ्ते नहीं में? पेशेंट के लिए तो मना ही है ना, पेशेंट ने तो अच्छा। परहेज ही करना है, पेशेंट तो एहतियात करे इससे। यानी कि एक तो वो नमक बिल्कुल से, अपनी हाँ जो जी। दायमी पेशेंट है, हाँ। पुराने इमराज हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं पुराने, तो वो हल्के मसाले और कम नमक वाला वो ये तो पीले परहेज ही चीजें खाना खा खाए। सकता है वो? नहीं अच्छा मेरे जैसा पेशेंट हो तो खा लेता है। अच्छा और साथ फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए। अगर वो कुछ खा भी लेता है तो उसके लिए उसकी फिजिकल एक्टिविटी ऐसी होनी चाहिए कि उसके जो खाना है वो हजम हो जाए, ताकि उसमें उसको उसकी प्रॉब्लम ना हो जाए। और एक्सरसाइज करनी चाहिए। और मॉर्निंग और इवनिंग वॉक इसमें है कि बहुत ज़रूरी होती है। और इसके अलावा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, और स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। और ये कफ़ीन और ये जो अल्कोहल और सिगरेट नोशी, ये जो चीज़ें, इनसे परहेज़ करना ये शराब चाहिए। शरूब से नफरत करनी चाहिए। हाँ जी। हमारा मजहब भी यही हुक्म देता है। और इसके साथ साथ नींद अपनी पूरी करनी चाहिए। जब इंसान की नींद नहीं पूरी होगी तो वो आपको पता है वो गुस्से में ही रहेगा, उसकी नींद नहीं जो पूरी लोग होगी ये तो ब्लड कंप्यूटर पे प्रेशर। काम करते हैं सारा हाँ। दिन बैठे रहते हैं 12-12, 15-15 घंटे, उनको भी हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है कि खाना खा के कोई एक्सरसाइज नहीं है, कोई वॉक नहीं है। उसी में फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए ना, कि ये छोड़ के कहीं आना जाना और दूसरे मामला देखा करें। कई लोग बैठे ही रहते हैं बस उसी पे, तो आइज़ पे असर पड़ता है जिससे वो उनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। फिर इसके अलावा वेट बढ़ जाना भी, उसको कंट्रोल करना चाहिए पेशेंट हाँ, को। सबसे मेन चीज़ है वज़न को कंट्रोल करना। कंट्रोल जो करना हमारी चाहिए। बच्चियां हैं आम रूटीन में ख़वातीन, वो तो बिल्कुल भी तवज्जो नहीं करती इन चीज़ों पे। उनके लिए यही है कि वो अपना ये एक्सरसाइज किया करे, फिर वो यानी कि मुख्तसरन ये खाना खा है के जो आपने जो हम खाए, बातें हाँ, बताई हैं कि जंक फूड से परहेज करें, परहेज करें। कोला मशरूबात से अपने आप को अवॉइड करें, पानी और देसी मशरूबात इस्तेमाल नेचर ज़्यादा के करें, ज़रा हाँ। करीब आएँ। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए। तो खाना सादा लें, सब्जियां लें, सैलड लें, खीरा लें। ज़्यादा हीटेड जगह पे ना रहे हैं, नॉर्मल टेम्परेचर जहाँ हो वहाँ रहने सहने में जो घरों के बड़ा- तंग घर हाँ हैं, जी। ज़रा रोशनी वाले हों, एरी उनसे हों, बड़ा इफेक्ट होता ये है। एक आपका जो रहने सहने का अंदाज है वो भी ऐसा हो। उसके बाद ये जो टेंशनें हैं इनसे टेंशन, अवॉइड स्ट्रेस, किया हाँ। जाए कि बार बार जो
बाज़ लोग जानबूझ के लड़ाई पल्ले डालते हैं, छोटी छोटी बातों पे छोटी टेंशन छोटी ले बातों लेते पे हैं। एग्रेसिव होते हैं, उनको भी कंट्रोल अपने आप को करें, मज़हब की तरफ आ जाएं, कोई नमाज की एहतमाम करें, नमाज़ों का, तो उसमें भी बैलेंस लाइफ में आता है। सर मेरा ख्याल है अब आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा और 2-2.5 मिनट आपने लेने हैं। सवाल ये है कि मरीज़ों को किन किन अवामल से ख़ुद भी अपने आप को बचाना चाहिए, और मेडिसिन का अगर वो इस्तेमाल करें तो वो लॉन्ग लाइफ करेंगे तो करेंगे या सिर्फ सिम्टोमेटिकली दवाई लें। नंबर 3 पे मेरा एक एडिशनल क्वेश्चन है आपके साथ कि हाई ब्लड प्रेशर का जो मरीज़ है वो कैसे अपना रूटीन लाइफ गुजारे, नंबर 1। नंबर 2 पे ये है, हमने अक्सर देखा है कि सारा दिन लोग काम करते हैं, चलते फिरते वजन उठाते, यकीनन उनका प्रेशर तो बढ़ता है, तो ये किस वक्त हाई ब्लड प्रेशर चेक करना चाहिए, मेरा मेन क्वेश्चन है। कौन सी औकात ऐसे हैं जिनमें लोगों को बीपी चेक करवाना चाहिए? एक बंदा दिहाड़ी लगा के आया और आते ही वो बीपी चेक करवाएगा तो बीपी तो हाई होगा उसका, तो वो गोलियां शुरू कर दे। ऐसे जी पहले इसका मैं आपको जवाब देता जी सर। जब पेशेंट आता है उसको 5-10 मिनट रेस्ट करना चाहिए। जैसे भी आपने कहा है कि एक मैंने मजदूरी करके 50 सीढ़ियों पर चढ़ता रहा, उतरता रहा, वज़न भी था, तो उसको डेफिनेटली देखें ना कुदरत ने ये जो सिस्टम रखा हुआ है कि बाज़ औक़ात ये शुगर का लेवल, ब्लड प्रेशर का लेवल इंक्रीज़ होना भी ज़रूरी होता है क्राइसिस के मुताबिक। अगर किसी ने किसी खौफ की वजह से या मुकाबले में दौड़ लगानी है तो उस वक़्त अगर उसका बीपी लो होगा तो वो तो वैसे गिर जाएगा। उस वक़्त ये माइंड कार्टिजोल इसका इंक्रीज़ होता है, शुगर लेवल जो होता है वो बढ़ता है, उसको एनर्जी की ज़रूरत होती है ताकि वो अपना मुकाबला कर सके, दुश्मन से अपने आप को बचा सके, या कोई काम कर है जिसमें उसको एनर्जी की ज़रूरत है, वज़न उठाकर तो उसको एनर्जी की ज़रूरत, उस वक्त ये दोनों चीज़ें आम जब वो रेस्ट करेगा वो नॉर्मल रूटीन में आ जाएंगी। ये जैसे ईटीटी टेस्ट किया जाता है पेशेंट का, तो उस वक्त तो उनका तो पेशेंट का बाद का जो ब्लड प्रेशर होता है वो 200 से भी ऊपर जाता है, लेकिन जब उनको 3 मिनट की रेस्ट देते हैं वो नॉर्मल रेंज में आते, वो तो कहते हैं ठीक है ये इज़ फिट। सही। तो पेशेंट जब आए उसको थोड़ा सा रिलैक्स होने दें, फौरी तौर पर उसको नहीं करना चाहिए। एक तो आपका ये सवाल आ गया, एक सवाल आपका ये था कि उसको प्रिवेंटिव मेजर्स क्या करने चाहिए। पानी का इस्तेमाल, और जो पेशेंट है उसको नींबू पानी पीना चाहिए लेकिन उसमें नमक ना हो। अच्छा, ये बहुत ज़रूरी है, नींबू पानी बहुत नमक के बगैर। नमक के बगैर। ये जरा कैमरे में जरा फोकस नम- करके बताएं कि नमक नहीं डालना, नींबू पानी पिए। जैसे आजकल सीजन है, सर लीमू तरबूज महंगा ही बड़ा है, तरबूज 400 रुपए किलो लीमू है। तरबूज खाते हैं तो उसके जो बीज होते हैं ना वो बिल्कुल चबाकर खाने चाहिए। वो जो इतनी मुफीद चीज़ है कि जो आपकी कैपिलरीज होती हैं, जो एंड पर जो होती हैं आर्टरीज की एक छोटी सबसे बालों की तरफ बारीक सा, उनको भी रिलैक्स करती हैं, उनको भी। अच्छा, तरबूज के बीज। तरबूज के बीज लोग फैशन के तौर पर उसको फेंक देते हैं। अच्छा, इसी तरह आप आ जाएं कि ये जो पोटाशियम वाली खुराक है वो बहुत सस्ती है। मतलब आपको पालक है, जितने भी सब्जियां पत्तों वाली वो इस्तेमाल करें, शिमला मिर्च उसमें है, आलू हैं, आलू? हाँ उसमें है पोटाशियम। हाँ, पोटाशियम, मैं पोटाशियम की बात करता हूँ उन पेशेंट को। टमाटर हैं, दही भी है। दही भी है। ये अब मैं आ जाता हूँ थोड़ी सी कॉस्टली चीज़ों के ऊपर। ये तो हर इंसान इस्तेमाल कर सकता है। बादाम है, नट्स जितने भी हैं उनमें पोटाशियम आपको ज़्यादा मिलेगा। जो एलीट क्लास है, हम तो नाम ही सुन सकते हैं या ज़िंदगी में 1-2 दफ़े खाई होगी, ट्राउट फिश, उसमें पोटाशियम बहुत ज़्यादा है। लेकिन वो एलीट क्लास के लिए, लेकिन जनरल पब्लिक के लिए मैंने चीज़ें बता दी हैं कि इनका इस्तेमाल करें और तली हुई चीज़ों से प्रयास करें साथ साथ।
जब आप मसलन समोसा, पकोड़ा, पराठा, हाँ। ये चीज़ें बिल्कुल ना इस्तेमाल करें आप इनको। नहीं, पकौड़ा घर में बना के भी ना करें। फ्राइड है ना, अगर पेशेंट है तो ना खाए। ना। अगर उसका नॉर्मल रूटीन में रहता है बस, तो फिर उसको थोड़ा बहुत खा लें, लेकिन ये रूटीन नहीं है जी कि मैंने जी रमज़ान शुरू हो गया और मैंने 30 दिन पकौड़े ही खाने हैं। हाँ हाँ। ये काम नहीं करता। तो इन चीज़ों का इस्तेमाल करें तो अपने आप को वो खुराक से, लेकिन इसके साथ दो चीज़ें और बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। नींद पूरी करने से 8 घंटे मकसद नहीं है। नींद का जो प्रॉपर टाइम है वो पाकिस्तान में ख़त्म हो चुका है, जो कुदरत ने रखा है। सही है। देखें ना, ये जो नेचर के करीब हैं सबसे ज़्यादा परिंदे। ना। परिंदे इशा का वक्त, चाहे सर्दियों को 7 बजे को वो सो जाते हैं, उनको की चहचहाने की आवाज़ आपको बिल्कुल नहीं आएगी। नहीं आती, बिल्कुल ऐसे ही। अगर किसी ने मुर्ग रखा हो, ये फार्मिंग ने दूसरे की बात करता हूँ, वो बिल्कुल कोई अजान, कोई उसकी आवाज़ नहीं आएगी आपको। ऐसे ही। इस दौरान जो कार्टिजोल है ये भी रेस्ट कर होता है। जब हम रात 12-1-2 बजे तक जागते हैं, ये कार्टिजोल रिलीज होना शुरू हो जाता है। नींद का जो प्रॉपर टाइम है उसको 8 घंटे, ये नहीं है जी कि मैं सुबह 5 से लेकर 2 बजे तक दिन के वक्त सोऊंगा। जिन लोगों की एक मजबूरी है, अगर सर्विस की है तो उनके पास तो सेकंड ऑप्शन कोई नहीं है। मेडिसिन भी 2-4 बताएं। जी, मेडिसिन, हाँ, हाई ब्लड प्रेशर। हाँ जी। देखिए, उसके लिए ये है कि 2 मेडिसिन तो हर पेशेंट को इस्तेमाल मैं तो करवाता हूँ। हाई ब्लड प्रेशर हो या लो हो, अच्छा। काली फास और जलसीमी मस्ट है। हाँ। अब आ जाती है बात, ये है जी कि उसके सिम्टम के मुताबिक, अगर वो कहते हैं मेरे सर में थोड़े लग रहे हैं, उसको बेलाडोना दे दें। तपकन और ये जैसे नब्ज़ें चलती हैं, ग्लोलाइन अगर दे दें। जिससे में दर्द भी साथ हो, खासतौर कमर में हो। नहीं, वो तो बात है। हाँ। फिर उसकी कागज़ देखें ना, अगर उसके बीपी किस लेवल पर है, उसको तो पहले उसको कंट्रोल करें, साथ दें। सही। फिर जैसे अभी डॉक्टर फैज़ान कह रहा था कि चेस्ट पेन था, बोझ था, जकड़न महसूस हो थी, कैक्टस दे दें, आर्निका दे दें। आर्निका थिनर का काम करती है, वो उसको दे दें। डबल्फिया है, विराइड है जी, आप कुछ क्रेटेगस करें, है। आखिरी मिनट रह गए। जी जी। देखिए जी, इसमें थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट अगर ये हमारे नाजरीन कर लेंगे तो मैं समझता हूँ ये खुद भी मेडिकेशन कर सकते हैं। ये हम हमारे होम्योपैथी में थोड़ा सा ये डराते हैं कि खुद मेडिकेशन नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। पर जैसे एलोपैथी में इंसान 10-10 पैराडोल खा गया था, तो उसके अल्टरनेटिव साइड होम्योपैथी का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप छोटी पेटेंसिन में वक्ती इमरजेंसी के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ा है, फिर बेलाडोना, ग्लूनाइन है, नेट्रम कार्ब है, नेट्रम म्योर है। अगर आपका सर दर्द इतना कि जैसे फट रहा है और कोई दवाई काम नहीं कर रही है, एक दवाई उसने बरबाटा, इसमें ये लिखा गया इसके मदर टीचर के 10 कतरे अगर आप 1 चम्मच पानी में देंगे तो 2 से 3 मिनट के अंदर ये ब्लड प्रेशर को रिलीव करके बंदे को सेटल कर देगा। बहुत शुक्रिया जी। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। देखिएगा और अपनी राय का इजहार कीजिएगा, तजावीज़ दीजिएगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0333422950। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक अपना, अपने अजीज़ कारब, अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, होम्योपैथी पाइंदाबाद।